नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का, भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। आपके अपने परिवार, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की बात करेंगे। पांचवा प्रैक्टिस सेट है और आपको पता है प्रत्येक प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर 30 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका प्रैक्टिस सेट। और साथ ही साथ दोस्तों, बाल विकास, पेडागाजी, शिक्षा, मनोविज्ञान, फिजिकोलॉजी पूरी तरह से तैयारी चल रही है। 30 की तैयारी चल रही, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सरोपरि है। आइए देखते हैं दोस्तों कल के मॉक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो आप ये बताइए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, या विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या एक सुवक्ता होना। ठीक है दोस्तों, तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समन्वर्थी होना, या विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वह यही होगा कि जो विद्यार्थी होते हैं, शिक्षार्थी बालक बालिकाएं होती हैं, उनकी कठिनाइयों को दूर करना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 30 क्वेश्चनों को यह प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करेंगे और अंत में बताएंगे कि आपके इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर क्या है आउट ऑफ 30 में से। पहला प्रश्न है दोस्तों कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अभिप्रेरण है, समायोजन है, सीखना है, या चिंतन है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कह रहा है। सभी प्यारे मित्र, भाई बहन, शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे कि गेट्स अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। दोस्तों, आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन्होंने सी ऑप्शन सही किया है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। अगर उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पर, यदि किसी बालक के सामने एक लाल मिर्च रख दी जाए तो वह जिज्ञासा के कारण मुंह में दबाता तो जरूर है, पर उसे काटने ही जब उसे काटता है या खाता है दांतों से तो उसे तीखा स्वाद महसूस होता है। तो क्या करता है बच्चा, रोने लगता है। तो इसलिए मिर्च को वह फिर बाद में क्या करता है, फेंक देता है, फिर उसके पास कभी नहीं जाता, क्योंकि उसने अनुभव से सीख लिया है कि लाल मिर्च कड़वी होती है। और इस प्रकार सीखना पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। आइए देखते हैं सेकंड प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है कि सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। जो बच्चे होते हैं, बालक बालिकाएं होती हैं, उनके लिए सीखने के पठार का निराकरण अगर करना है तो आप एक शिक्षक अध्यापक अध्यापिका होने के नाते क्या नहीं करना चाहिए, आपको सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, इसके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो सीखने के पठार के निराकरण के लिए दोस्तों आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो आप उसे दंडित करना नहीं चाहिए। आप बच्चों को दंडित नहीं करेंगे, तो आपका सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है। हर एक क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है दोस्तों। तीसरा प्रश्न है कि जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं, आपका जो उन्नतोदर वक्र कहते हैं, नतोदर वक्र कहते हैं, मिश्रित वक्र कहते हैं, या वक्र रेखा नहीं होती है। अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक तय करता है कि आपका ओपिनियन क्या है कि जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में फिर क्या होता है, आप लोग देखते हैं धीरे धीरे क्रमशः मंद हो जाती है, ठीक है, धीमी हो जाती है, तो यह क्या कहलाती है, यह उन्नतोदर वक्र कहलाता है। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का दोस्तों। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा होगा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों अधिगम की प्रक्रिया में प्रथम सोपान की बात कर रहे हैं। इनमें से उत्तेजना होगा, आवृत्ति होगी, सामान्यीकरण होगा दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं। तो अनुबंधन की प्रक्रिया में जो प्रथम सोपान होता है दोस्तों, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम जो सोपान होता है वह आपका उत्तेजना होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा जो है ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। नकारात्मक प्रश्न है, नेगेटिव प्रश्न है। ध्यानपूर्वक देखिएगा कि ऐसी कौन सी दशा दोस्तों जो ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। आंतरिक दशा नहीं है यह पूछा जा रहा है। उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, एक अथवा दो या एक और दो दोनों हो जाएंगे। सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। तो कौन सी ऐसी दशा है जो ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो उद्दीपन की जो स्थिति होती है, ठीक है, उद्दीपन की जो स्थिति होती है जो आकर्षित करने की यानी ध्यान आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं होती है, उद्दीपन की स्थिति। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि संवेग की उत्पत्ति किससे होती है। आदतों से होती है, मूल प्रवृत्तियों से होती है, शारीरिक विकास से होता है या संप्रत्ययों के निर्माण से होता है। अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक तय करता है। सभी प्यारे मित्र यहाँ पर कमेंट करेंगे कि संवेग की उत्पत्ति दोस्तों किससे होती है। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो संवेग की उत्पत्ति दोस्तों आपके मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं उनसे ही संवेग की उत्पत्ति होती है। आपकी जो मूल प्रवृत्तियां होंगी उनसे संवेग की उत्पत्ति होती है। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है। संभावित प्रश्न है कि अभिप्रेरण के लिए अक्सर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अभिप्रेरण के लिए अक्सर संवेग शब्द का, आवश्यकता शब्द का, भावना शब्द का या प्रत्यक्षीकरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो सभी प्यारे मित्र बात करेंगे अभिप्रेरण के लिए जो है अक्सर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वह दोस्तों आवश्यकता कहलाती है। आप मोटिवेशन किस पर होते हैं, आप अभिप्रेरण किस पर होते हैं, जिस चीज की आपकी आवश्यकता होती है। आप टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप आईपीएस बनना चाहते हैं, एमपीपीएससी फाइट करना चाहते हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल में तैयारी कर रहे हैं, एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो ये अभिप्रेरण मोटिवेशन क्या होता है, आपकी आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन होता है और इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति के लक्ष्योन्मुखी व्यवहार को सक्रिय या ऊर्जान्वित करना। मोटिवेशन दोस्तों दो तरह का होता है, पहला होता है आपका आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। अभिप्रेरण के बहुत से सिद्धांत भी होते हैं। अभिप्रेरण के मूल में शारीरिक कष्टों को न्यूनतमीकरण तथा आनंद को अधिकतम करने की मूल आवश्यकता हो सकती है या इसके पीछे विशिष्ट आवश्यकताएं जैसे खाना, आराम करना, वांछित वस्तुएं, रुचि यानी जो हमारी हॉबीज होती हैं, लक्ष्य हो गया, आदर्श हो गया आदि, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो अभिप्रेरण की जड़ में कुछ अल्प स्पष्ट कारण जैसे स्वार्थ, नैतिकता, अनैतिकता आदि भी, ये सारी चीजें क्या हैं आपके अभिप्रेरण और मोटिवेशन का हो सकता है। इसलिए दोस्तों अभिप्रेरण के लिए अक्सर जो है आपका आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। जो बच्चे होते हैं, बालक बालिकाएं होती हैं दोस्तों, उनमें संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में होता है या उपरोक्त सभी में होता है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे कि बच्चों में जो है संवेगात्मक संयोजन प्रभावी कब होता है दोस्तों। तो बच्चों में व्यक्तित्व निर्माण में भी संवेगात्मक संयोजन प्रभावी होता है, कक्षा शिक्षण में भी होता है और आपके अनुशासन में भी होता है। अर्थात आपका डी यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है। जो आपका अधिगम का प्रकरण होता है तो इसमें अभिप्रेरण क्या होता है, सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाता है जो अभिप्रेरण होता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अधिगम के लिए प्रकरण में जो अभिप्रेरण होता है वह क्या हो जाएगा दोस्तों, वह आपका हो जाएगा कि नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सर्च भी कर सकते हैं। तो दोस्तों टेलीग्राम में नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ फ्री में आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षक की बात करते हैं। और जायसवाल सर से डायरेक्ट मैसेज चैट करने के लिए दोस्तों जायसवाल सर यानी अपने परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर को इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं।
अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। यानी ऐसा छात्र जिसको अधिगम करने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। गरीब छात्र कम अधिगम करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, अधिगम की बात करें तो सीखने में आपका कुछ नहीं जाता। हाँ, ये सामग्री कहो कि आपकी जो स्टडी मटेरियल होता है वो आपकी हो सकता है संभावित या आपके पास प्राप्त ना हो पाए अगर आपके पास, ठीक है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। लेकिन अगर बात करें अधिगम की तो अमीर छात्र अधिगम अधिक करता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और ना ही गरीब छात्र कम अधिगम करता है ऐसा भी नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन यह है कि किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर छात्र देखिए उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसके अधिगम पर क्या है, प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। आपके स्किनर ने, हॉयगर्डी ने, सिगमंड फ्रायड ने या थर्स्टन ने। तो काम यानी कि जो हमारी मन की इच्छा होती है, आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। तो काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल जो है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था काम की प्रवृत्ति पर। तो आपके वह सिगमंड फ्रायड हैं, ठीक है। सिगमंड फ्रायड ने काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल, आपके जो मनोवैज्ञानिक हैं वह सिगमंड फ्रायड हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट देखी होगी उसमें सारी चीजें आपको बताए थे कि थॉर्नडाइक ने 3 आपके जो है मुख्य नियम दिए थे, ठीक है, और 5 आपके गौड़ नियम दिए थे। कल हमने पूरा डिटेल के साथ बताया था। तो तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है, तो ये दोस्तों मुख्य नियम में आता है। तत्परता का नियम किस में आता है, मुख्य नियम में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको होती है। तत्परता की, अभ्यास की, काम प्रवृत्ति की, तो प्रभाव की। तो काम प्रवृत्ति की जिसको किस में होती है आपके सभी लोग जानते हैं, हमने सिगमंड फ्रायड की बात किया। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि थॉर्नडाइक के अधिगम में नियम में सर्वाधिक जो प्रधानता होती है वह दोस्तों किसकी होती है, अभ्यास की होती है। जी हाँ, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता अभ्यास की होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सफल होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ व्याख्याता हैं। तो जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। जी हाँ, अधिगम का ठोस सिद्धांत कहते हैं ना, मैंने जो तैयारी की थी बिल्कुल ठोस तैयारी की थी इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो वही चीजें हैं दोस्तों कि अधिगम को जो ठोस सिद्धांत है आपके किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। आपके स्किनर द्वारा, हल द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, थर्स्टन द्वारा। तो अधिगम का ठोस सिद्धांत दोस्तों आपके थॉर्नडाइक महोदय द्वारा दिया गया है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षकों के अनुकरण से, दोस्तों के अनुकरण से, माता पिता के अनुकरण से या उपयुक्त सभी अनुकरण से प्राप्त करता है। तो किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है। देखिए नया ज्ञान बात कर रहे हैं, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो बालक जो है शिक्षकों से भी नया ज्ञान प्राप्त करता है, दोस्तों से भी कुछ सीखता है और माता पिता से भी सीखता है। अर्थात नया ज्ञान जो है उपरोक्त सभी से बच्चा या बालक प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं। जो अस्पष्टता के नियम होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, अस्पष्टता के नियम में जो है विचार स्पष्ट होते हैं या आपके विचार अस्पष्ट होते हैं, समान होते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं जब अस्पष्टता है तो उस नियम में किसकी विचार किए जाएंगे कि अस्पष्टता क्यों है, अर्थात स्पष्टता की विचार किया जाएगा। यानी कि अस्पष्टता के नियम में विचार स्पष्ट होते हैं। जब विचार स्पष्ट होंगे तो अस्पष्टता को भी हम शुद्धिकरण करके स्पष्ट करेंगे। तो आपके अस्पष्टता के नियम के विचार होते हैं, स्पष्ट विचार होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि सन 1879 में, सन 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग का रूप में आरंभ किया है। जीवन वृत्त विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली विधि या आपके मनोविश्लेषणात्मक विधि। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वमान है और सभी प्यारे मित्र अंत में बताएंगे 30 में से आपका कितना स्कोर है। तो सन 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया था। तो वह विधि जीवन वृत्त न होकर दोस्तों कौन हो जाएगी, प्रयोगात्मक होगी। सभी लोग कमेंट करेंगे
काफ़ी जगह जीवन वृत्त मिलेगा, लेकिन जो राइट ऑप्शन होगा कि ऊंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया, तो वह दोस्तों है आपकी प्रयोगात्मक विधि। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है। तो जो आपका अनुभव, जो आप प्रशिक्षण लेते हैं, जो आप सीखते हैं, उसके द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आप लोग लाते हैं, वह दोस्तों आपका प्रेरकों का समन कहलाता है, व्यवहार कुशलता कहलाती है, सभ्यता कहलाती है, यह दोस्तों अधिगम कहलाता है। तो जो आपका अनुभव है, जो आप सीखते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, उसके द्वारा जो व्यवहार में आपका परिवर्तन लाते हैं, तो वही दोस्तों हमारा क्या अधिगम कहलाता है। अर्थात हमारा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी पैरामीटर यहाँ पे कमेंट करेंगे। आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से आदत होती है। हम बात कर रहे हैं, आदत की बात कर रहे हैं। संवेगात्मक क्रिया होती है, मूल संवेगात्मक क्रिया, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है, या उपरोक्त सभी होती है। तो आप अपने पर एक सोच कर देखिए कि आपकी जो आदतें हैं वो क्या होगी, या आप अपने आदत को क्या बोल सकते हैं। तो आप अपनी आदतों के क्या बोल सकते हैं, पूर्व अनुभवों की क्या बोल सकते हैं, पुनरावृत्ति बोलते हैं। यानी जो आपने पहले सीखा है उसको बार बार पुनरावृत्ति करना, बार बार दोहराना, यही आपकी दोस्तों आदत कहलाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम और संवेदात्मक अधिगम, ये तीन जो अधिगम है, ज्ञानात्मक, गामक और संवेदनात्मक अधिगम, ये दोस्तों अधिगम के प्रकार हैं। अधिगम की अवस्था है, अधिगम की प्रकृति है, या अधिगम का स्थानांतरण है। आप सभी लोग कमेंट करेंगे। ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेगात्मक अधिगम क्या है, तो ये दोस्तों आपके अधिगम के प्रकार हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 10 क्वेश्चन और है, ध्यानपूर्वक देखेंगे कि बीएफ स्किनर का टेंटोफोन किसका आकलन करता है। जी हाँ, टेंटोफोन किसका है, टेंटोफोन किसका है, आपके बीएफ स्किनर जी का है। और ये टेंटोफोन है, आकलन किसका करता है, मानसिक स्तर का, व्यक्तित्व का, अधिगम स्थानांतरण का, या उपरोक्त सभी का आकलन करता है। आप सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे कि बीएफ स्किनर टेंटोफोन किसका आकलन करता है दोस्तों। यह दोस्तों व्यक्तित्व का आकलन करता है। जी हाँ दोस्तों, बीएफ स्किनर का जो टेंटोफोन है, यह दोस्तों व्यक्तित्व का आकलन करता है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ए.एन. क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे। सभी लोग कमेंट करेंगे। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ए.एन. क्राउडर दोस्तों किस प्रकार के अनुदेशक के जनक थे। शाखात्मक अभिक्रमिक अनुदेशन के, अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन के, श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के, या उपरोक्त सभी के। तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ए.एन. क्राउडर दोस्तों किस प्रकार के अनुदेशन जनक थे, तो यह दोस्तों आपके शाखात्मक अभिक्रमिक अनुदेशन थे। जब आपके ए.एन. क्राउडर की बात करें तो आपको शाखा की बात करना है। शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के ये अनुदेशन के क्या थे, जनक थे आपके। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि साइमन बीने के अनुसार बुद्धि क्या है। आपने बहुत बार परिभाषा आई होगी कि साइमन और बीने के अनुसार जो है बुद्धि की परिभाषा है, कौन सी होगी कि पहचानने तथा सुनने की शक्ति को ही बुद्धि कहते हैं, केवल सुनने की शक्ति को ही बुद्धि कहते हैं, केवल पहचानने की शक्ति को, या इनमें से कोई नहीं। सभी प्यारे मित्र नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करेंगे दोस्तों। साइमन बीने जो है किनके अनुसार बुद्धि है, तो साइमन बीने के अनुसार जो बुद्धि है वह पहचानने तथा सुनने की शक्ति ही बुद्धि है। ठीक है, साइमन बीने ने कहा है कि जो पहचानने तथा सुनने की शक्ति होती है उसी को बुद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर सभी प्यारे मित्र देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। लाइक शेयर दोस्तों करते रहें। अगला प्रश्न यह है, किस प्रकार का एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायक करती है। सभी प्यारे मित्र हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायक कर सकती है। बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय सहायता करना, पाठ्य पुस्तक में समस्याओं को उत्तर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, या सभी समस्याओं को सही हल प्रदान करना जो छात्रों के सामने खड़ी है, यह समस्याएं हल करने के लिए पुरस्कार देना। तो आप क्या करेंगे, तो किस प्रकार का एक अध्यापिका या अध्यापक बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायक कर सकती है, वह दोस्तों यह है
कि बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय उन पर क्या है, सहायता करना, हेल्प करना, मदद करना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। इसके बाद 5 प्रश्न और हैं कि छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार क्या हो सकता है। छात्रों के बीच जो है व्यक्तिगत भेद जो है शामिल कर दें तो इसका आधार क्या होगा, इसका रीजन क्या हो सकता है। शिक्षण के कई तरीके, आकलन के कई तरीके, बहु आकलन या एक व दो दोनों। तो देखिए छात्रों के बीच अगर व्यक्तिगत भेद जो शामिल किया जाता है इसका आधार यह होता है कि शिक्षण के तरीका हो सकता है। ठीक है, कह देते हैं ये बच्चा अच्छा पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते हो, इससे आगे निकलो, अच्छा पढ़ो। तो ये होता है शिक्षण करने का तरीका भी हो सकता है या आकलन का एक तरीका हो सकता है। तो ए व बी दोनों अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण जो भूमिका है दोस्तों वह आनुवंशिकता निभाता है, पर्यावरण निभाता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण का मिश्रण निभाता है या परीक्षाओं की संख्या निभाती है। तो व्यक्तित्व के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह आनुवंशिकता और पर्यावरण का मिश्रण निभाएगा। दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल होता है। जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है उसमें प्रशंसा का दोषारोपण शामिल होता है, प्रतिस्पर्धा शामिल होती है, पुरस्कार और दंड होता है या परिणामों का ज्ञान शामिल होता है। तो बाह्य अभिप्रेरणा में क्या शामिल होता है, तो दोस्तों अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपके स्क्रीन पर है कि 1 और 3 सही होगा, 1 2 3 सही होगा, केवल 2 सही होगा या 1 2 3 4 सही होगा। आप सभी प्यारे मित्र नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी दोस्तों कमेंट करेंगे क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। यही शिक्षा यही ज्ञान दोस्तों हमें सिलेक्शन की ओर ले जाएगी, आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगी क्योंकि तैयारी दोस्तों सिलेक्शन की हो रही है। जी हाँ, बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल होगा देखिए प्रशंसा और दोषारोपण। प्रशंसा की जाती है ये बाह्य अभिप्रेरणा कहलाएगा। अभिप्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन। अगर आप किसी की प्रशंसा कर देते हैं तो ये बाह्य मोटिवेशन कहलाएगा। ठीक है, बाह्य अभिप्रेरणा कहलाएगी। या दोषारोपण करना भी, किसी के ऊपर दोष करना, ये भी बाह्य प्रेरणा में आएगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा ये भी बाह्य प्रेरणा में आएगा, पुरस्कार और दंड ये भी बाह्य में आएगा। ठीक है, या परिणामों का ज्ञान। तो क्या आएगा, आप सभी बोल रहे हैं कि चारों आएंगे, तो क्या आपके चारों सही हैं? जी हाँ दोस्तों, बाह्य प्रेरणा में ये चारों आपके शामिल हैं, अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स से जरूर फीडबैक करें दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि रेवेन का प्रगतिशील सांचा जो है आरपीएम की बात करेंगे। जी हाँ, रेवेन का प्रगतिशील सांचा आरपीएम परीक्षण जो है किस परीक्षण का उदाहरण है? आपके मौखिक बुद्धि लब्धों का, सांस्कृतिक मुक्ति बुद्धि लब्धों का, गैर समूह बुद्धि लब्धों का या व्यक्तित्व का। तो सभी लोग जानते हैं बुद्धि लब्धांक का आपने पढ़ा होगा। तो अगर हम रेवेन का प्रगतिशील सांचा अगर आरपीएम की बात की जाए, इस परीक्षण की बात की जाए, तो यह परीक्षण दोस्तों संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धों का परीक्षण कहलाता है, परीक्षण का उदाहरण होगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, इसके बाद अंतिम प्रश्न सभी को पता है मॉक क्वेश्चन रहता है। दोस्तों सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सत्य होगा? सीखने की बात कर रहे हैं। सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, सीखना कौशलों में संचय के समान है, या सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। तो हम सत्य कथन की बताना है कि कौन सा कथन जो है सीखने के बारे में सही दिया गया है। तो देखिए दोस्तों सभी लोग जानते हैं सीखने को जो है सामाजिक क्रियाएं जो होती हैं वह सुविधा देती हैं। जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं वह आपको सीखने की क्या सुविधा देती हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपका मॉक क्वेश्चन आ चुका है जिसका आपका बेसब्री से इंतजार था, जिसका मुझे था इंतजार, वो मॉक क्वेश्चन है तैयार। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रश्न पूछा जा रहा है आज के मॉक क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? ऐसी महत्वपूर्ण गतिविधि दोस्तों जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है, क्या वह संवाद है, पुरस्कार है, व्याख्यान है, निर्देश है? सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सिलेक्शन सर्वोपरि है। अब आपका कमेंट आ चुका है, कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास में 30 में ठीक है कितना स्कोर आया है, 30 में से आप लोगों का कितना स्कोर है। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपके सपने हैं
हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। दोस्तों हर जीत आपकी होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। दोस्तों लाइफ में किसी चीज का इंतजार नहीं करना, क्योंकि जितना यानी कि जितना आप लोग सोचते हो जिंदगी कहीं उससे ज्यादा तेजी से निकल रही है दोस्तों। तो हमें किसी भी खास समय के लिए इंतजार नहीं करना है कि एडमिट कार्ड आएगा तभी पढ़ना है, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से पूरी कोशिश करना है। क्योंकि दोस्तों शिक्षक दो तरह के होते हैं, एक वो जो आपको भयभीत कर देता है, डराता है बच्चे को कि बच्चा हिल ना पाए, और दूसरा जो शिक्षक होता है जो आप लोग हैं, जो पीछे से बच्चों को पीठ पर हाथ रख देते हैं, थपथपा देते हैं, और क्या होता है बच्चा आसमान को छू लेता है, यानी जिसकी वो सपने हैं, ड्रीम्स है, वो हर एक ड्रीम्स को, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, छू लेता है। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।